हाड़ कपाती ठंड में साधना कर रहे बाबा। तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की है, जहां मंगलवार देर रात जमकर बर्फबारी हुई, जिससे एक बार फिर 1 से 2 फीट तक बर्फ जम गई। बर्फबारी के बाद की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। बद्रीनाथ धाम में साधु संत किस तरह से कड़ाके की ठंड के बीच भी तपस्या में लीन है, इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाबा का नाम अरस कुमार महर्षि है। बाबा जहां 6 महीने से बर्फ के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम के मंदिर शीतकाल में भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फबारी के कारण ठंड काफी अधिक बढ़ जाती है। ठंड का मौसम बीतने पर इन चारों मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। कहा जाता है कि जब धाम के कपाट खुल रहे होते हैं, तब यहाँ नर यानी रावल पूजा करते हैं और बंद होने पर यहाँ नारद मुनि पूजा पाठ का दायित्व संभालते हैं। आस्था के अनगिनत रंग, भक्ति की अलौकिक आभा। तस्वीरें बिहार के नवादा की है। यहाँ के गोविंदपुर में मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हाथी घोड़े के साथ कलश यात्रा निकाली गई। भव्यता और दिव्यता ऐसी कि बस पूछिए मत। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैंड बाजी के साथ भक्तिमय माहौल में कलश यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। झारखंड और बंगाल से आए कलाकारों ने आकर्षक झांकियां भी पेश की। झांकियों ने लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। तस्वीरों में आप भी इन मनमोहक झांकियों को देख सकते हैं। देखिए, ये कलाकार कैसे सांस्कृतिक पोशाक पहनकर परंपरागत नृत्य कर रहे हैं। इस कलश यात्रा के दौरान शिव बारात भी निकाली गई। गोविंदपुर के बेला गांव में नवनिर्मित मंदिर में मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया। बता दें, 28 फरवरी तक ये यज्ञ आयोजित किया जाएगा। रथ पर कथा वाचिका, मनोरम झांकी, रामगढ़ की प्रसिद्ध बैंड बाजा और केसरिया ध्वजों के साथ चलते श्रद्धालु। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं। सूर्य मंदिर परिसर में स्थित श्री राम मंदिर की तृतीय वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। 21 फरवरी से शुरू हुआ संगीतमय राम कथा का आयोजन 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें अयोध्या से आई कथावाचिका गौरांगी गौरी जी श्रद्धालुओं को संगीतमय कथा सुना रही हैं। श्री राम कथा से पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में पूरा जमशेदपुर राममय हो गया। जिसे देखो वही श्री राम की भक्ति में रमा नजर आ रहा था। भजन पर नाचते गाते लोग सड़कों पर चल रहे थे। श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा देखने लायक थी। इस शोभा यात्रा में जजमान बने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ध्वज लिए चल रहे थे। भगवान राम के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठा। खाटू श्याम जी में बाबा की आरती के साथ लखी मेले का श्री गणेश हो गया है। 4 मार्च तक चलने वाले मेले में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीकर जिला प्रशासन ने दर्शनार्थियों के लिए सब कुछ ठीक तरीके से तय कर दिया है। खास बात ये है कि बाबा के दर्शन इस बार 30 फीट दूर से भी हो सकेंगे। इस वक्त हम मंदिर के बाहर और आप देख सकते हैं कि पहली बार जो मंदिर है उसके सामने से 4 लाइनें इस तरह से निकाली गई हैं, जिससे कि श्रद्धालु आराम से अंदर तक पहुंच सके। और मंदिर की भी जो पहली बार जो मंदिर है वो अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें सामने से भक्तों को नजर आएगा। हर बार क्या होता है कि इसको कोई थीम दी जाती थी, इस बार किसी भी तरह की थीम मंदिर को नहीं दी गई है और जो वास्तविक जो बनावट है मंदिर की वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो काफी कुछ बदलाव मंदिर के चारों तरफ भी देखने को मिलेंगे। जिस तरह से भक्त लोग देश भर के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, ये जो इलाका है पहले केवल यहीं से ये 4 लाइनें ऐसी थी जहां से जो भक्त है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जा पाते थे। लेकिन इस बार इन 4 लाइनों के अलावा दूसरी तरफ दूर तक आप देख पा रहे हैं कि वो जो 10 लाइन अलग से बनाई गई है, जिससे कि खाटू श्याम जी में आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ये वो ज्योति है जो 107 साल से निरंतर जल रही है। बड़वानी जिला मुख्यालय पर सिरवी समाज की कुलदेवी आईजी माता का मंदिर है, जिसे योग माया माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में पिछले 107 सालों से अनवरत अखंड ज्योति जल रही है।
जिसे समाज के लोग माता के मुख्य स्थान राजस्थान के बिलाड़ा से पैदल लाए थे। तभी से ज्योति अनवरत भक्ति का प्रकाश बिखेर रही है। ज्योति का चमत्कार भी सुन लीजिए। सामान्य दीपक को जलाने के बाद उसके ऊपर पात्र रखने पर कार्बन जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे हम काजल कहते हैं। लेकिन इस मंदिर की अखंड ज्योति के ऊपर रखे पात्र में कहीं भी कालापन नहीं दिखाई देता, बल्कि पीला और केसरिया रंग दिखाई देता है, जिसे भक्त केसर बरसाना भी कहते हैं। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मांस या मदिरा का सेवन करके बैठ जाए या फिर पूजा पाठ में गलती होने पर केसर की जगह कालापन जमा होने लगता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मां की भक्ति में कुछ चूक हो गई है। फिर केसर वापस बरसने में कुछ समय लग जाता है। परफॉर्मेंस ऐसा कि देखने वाला एक टक निहारते रह जाए। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की है। मंगलवार की देर रात को ताज महोत्सव 2023 के दूसरे दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये आयोजन शिल्पग्राम के साथ ही सेल्फी पॉइंट चौपाटी सदर बाजार में हुए। शिल्पग्राम में रात को सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन हुआ। उसके बाद लाइव बैंड का आयोजन किया गया। विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके। आपको बताते चले, G20 आयोजन वर्ष में विश्व बंधुत्व की थीम पर शिल्पग्राम में ताज महोत्सव का सोमवार को आगाज हुआ था। 1 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर से 350 से ज्यादा शिल्पियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बिहार में हुनर की कमी नहीं है, तभी आए दिन बिहार के युवा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्हीं में से एक है पटना का हर्ष। इसने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे आप सब्जियों या फलों में कितना केमिकल है इसका बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। केमिकल वाले फलों और सब्जियों से सम्मानजनक दूरी बना सकते हैं और आप अपने अपनों को बचा भी सकते हैं। डिवाइस में 2 लाइट्स हैं। अगर रेड लाइट जलती है तो मतलब साफ है, आपके फल या सब्जी में केमिकल है। केमिकल की मात्रा भी ऊपर की स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। हर्ष की ये उपलब्धि तब जब इसके पिता ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। हर्ष बिहार सरकार की संस्था किलकारी में पढ़ाई कर रहा है और वहीं से नई नई तकनीक सीखता है। 16 वर्ष के हर्ष ने अब तक कई तरह की खोज किए हैं। हर्ष का सपना है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा वैज्ञानिक बने और देश के लिए काम करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्पोर्ट्स में भी खास रुचि रखते हैं। कई बार उन्होंने क्रिकेट खेलते अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अब तेजस्वी ने अपने ट्विटर पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में तेजस्वी नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन खेलते दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि खेल नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करता है। वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिहार की बेटी नीतू चंद्रा की तारीफ भी की। तेजस्वी ने लिखा कि बिहार की बेटी बहुमुखी प्रतिभा की धनी बॉलीवुड सिने स्टार नीतू चंद्रा जी ने साथ में बैडमिंटन खेला। जीवन में खेल के महत्व को कम नहीं माना जा सकता। खेल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारा व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करता है। छतरपुर के एडीएम ऑफिस में एक युवक ने आवेदन पेश किया। आवेदन देख सब दंग रह गए। दरअसल एमपी के खजुराहो के रहने वाले युवक ने एक मैक्सिकन महिला के साथ शादी करने के लिए आवेदन दिया था, वो भी अपने से 30 साल बड़ी विदेशी लड़की के साथ। युवक का कहना है कि उसे मैक्सिको की रहने वाली महिला से प्यार हो गया है। परिवार को भी दोनों के बारे में पता है, इसीलिए वो अब उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। मिली जानकारी के मुताबिक खजुराहो के शेख अमन की उम्र जहां 25 वर्ष है, वहीं मैक्सिको की रहने वाली महिला की उम्र 55 वर्ष है और वो तलाकशुदा है। बावजूद इसके दोनों के बीच जागे प्यार ने उम्र और सीमाओं के बंधन को पीछे छोड़ दिया। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मैक्सिको की रहने वाली सांचेज खजुराहो घूमने आई और उसकी मुलाकात शेख अमन से हुई। ये मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और अब विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं।
भाषा एक ऐसा साधन जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। भाषा किसी एक मजहब, एक महदूद नहीं रह सकती। इसे समाज के हर तबके से संजीवनी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीरियों को सर्दियों से मिलती है। 21 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर श्रीनगर में सांस्कृतिक संस्थान अर्नीमाल ने कश्मीर म्यूजिकल ओपेरा का आयोजन किया। इसका मकसद कश्मीरी जुबान को उसके हिस्से का आसमान मुहैया कराना था। आयोजन में मुस्लिमों और कश्मीरी पंडितों ने खासे जोश और खरोश में हिस्सा लिया। कि हमने ये शो जो रखा था, ये टिकटेड रखा था, इसका हमने 150 रुपया 100 रुपया टिकट का रखा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में कामयाब हो गए। भारत में ही 122 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। वहीं 29 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10 लाख लोग बोलते हैं। चाशनी में डूबे इन रसगुल्लों को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा। वैसे तो रसगुल्ले के नाम से कोलकाता प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार के बढ़ैया का रसगुल्ला भी अपने अलहदा स्वाद के मामले में उसे सीधी टक्कर देने की क्षमता रखता है। यहाँ के रसगुल्ले की डिमांड बिहार के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों में भी भरपूर है। इसीलिए बिहार के लखीसराय जिले का ये छोटा कस्बा रसगुल्ले की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के रसगुल्ले की मांग व्यापक रही है। खासकर लग्न का समय हो तो यहाँ से लोग ऑर्डर पर रसगुल्ला ले जाते हैं। यहाँ के लोगों को रसगुल्ले इतने पसंद है कि रसगुल्लों का व्यवसाय अब कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। दुकानदार बताते हैं कि रसगुल्ले के लिए बढ़ैया दशकों से मशहूर है। लग्न को लेकर बिक्री काफी बढ़ जाती है। यहाँ का रसगुल्ला शुद्ध दूध और घी में बनाया जाता है। रसगुल्ला खरीदने आए ग्राहकों को मिट्टी के बर्तन में पैक करके इसे दिया जाता है। यही एक कारण है इसकी खासियत को और बढ़ाने वाला। एमपी के शहडोल जिले में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद फरियादी की प्रेमिका और उसके नाती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला खेरहा थाना क्षेत्र के ग्राम जरवाही का है। एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी रज्जू सिंह ने अपनी पत्नी रामोलिया सिंह के साथ बुढ़ार थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि वो 2010 में रिटायर्ड हो गए थे। पत्नी से अनबन होने के कारण वो अपनी 52 साल की प्रेमिका नरबदिया सिंह के साथ रहने लगे। इस दौरान आवश्यकता के अनुसार पैसों की जरूरत होने पर प्रेमिका के नाती मिथिलेश सिंह के साथ बैंक जाकर पैसे निकालते थे। रज्जू सिंह, उनकी प्रेमिका नरबदिया और उसके नाती मिथिलेश ने रज्जू सिंह के अनपढ़ होने का फायदा उठाया और 44 लाख रुपए निकाल लिए। इस ठगी में पीड़ित की प्रेमिका नरबदिया सिंह भी शामिल थी। न बंदूक न तलवार, शराब माफिया के खिलाफ ड्रोन मददगार। तस्वीरें बिहार के वैशाली की हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें रुस्तमपुर ओपी से सामने आई हैं। होली के नजदीक आते ही शराब बनाने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर शराब बनाए जाने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम दियारा पहुंची और ड्रोन की मदद से दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। पूरा मामला वैशाली के रुस्तमपुर ओपी थाना क्षेत्र के बरियारपुर दियारा का है, जहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब की दर्जनों भट्टियां चल रही हैं, जबकि रुस्तमपुर ओपी थाने की पुलिस चुपचाप बैठी है। शराब के अवैध कारोबार की सूचना मिलते ही रुस्तमपुर दियारा क्षेत्र में जाकर उत्पाद विभाग की टीम ने 11 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई में शराब कारोबारी मौके से भाग निकले। आपको बताते चले, बिहार में लागू शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। हालांकि प्रशासनिक चौकसी के बावजूद शराब माफिया तरह तरह के पैतरे अपनाकर अवैध शराब तैयार करते हैं और बड़ी आसानी से बेचते भी हैं। कई बार हादसे होते हैं। सरकार और शराबबंदी कानून की किरकिरी होती है। ऐसे में सरकार ने अब शराब तस्करों को पकड़ने के लिए आसमान से निगरानी शुरू कर दी है। बैतूल में एक शोरूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शोरूम में मौजूद डस्टबिन में 2 खतरनाक रसेल वाइपर एक दूसरे से लिपटे मिले। वाइपर मिलने से शोरूम में कर्मचारियों के होश उड़ गए। एक तरफ जहां शोरूम के कर्मचारियों में रसेल वाइपर मिलने से दहशत मच गई थी, वहीं दूसरी ओर ये दोनों सांप एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर रहे हो। खैर, सांप भले ही अपनी ही दुनिया में मस्त थे, लेकिन इन दोनों जहरीले सांपों ने कर्मचारियों के होश जरूर उड़ा दिए।
हालांकि सर्प मित्र को बुलाकर सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि शाहपुरा के आसपास काफी संख्या में रसेल वाइपर है और जो अक्सर शहरी इलाकों में घुस आते हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। लोहरदगा, रांची और गुमला में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। गुमला के सिसई प्रखंड के 20 किलोमीटर दूर दक्षिण क्षेत्र में चारों तरफ जंगल पहाड़ों से घिरे असरो पहाड़ टोली में जंगली हाथी रात भर डेरा डाले हुए थे और 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर 4 मन अनाज खा गए। मिली जानकारी के मुताबिक दिन में अनमंकुली कोडेकेरा जंगल में रहने के बाद फिर मंगलवार शाम 5:30 बजे असरो बंटोली आ गया और मंगरा उराव के घर को तोड़कर इसी गांव में डेरा डाले हुए हैं। इस घटना से दर्जनों गांव के ग्रामीण भय के साए में रहने को विवश हैं। गांव के चौकीदार भूषण यादव और दूसरे ग्रामीणों ने बताया कि सिसई पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक न पुलिस न ही वन विभाग का कोई कर्मचारी गांव आया। एमपी के देवास में एक पीड़ित परिवार ने अपनी परेशानी के चलते कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आवेदक ने बताया है कि वो खुद, उसकी पत्नी और बेटा तीनों दिव्यांग हैं। किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, मकान भी गिर चुका है और तो और परिवार के तीनों सदस्यों को दिव्यांग पेंशन भी नहीं मिल रहा। पेंशन के लिए 4 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दिव्यांग ने बताया कि उसकी पेंशन आती है, लेकिन उसे कोई और निकाल लेता है। इसलिए आया हूँ कि मेरे मकान भी गिर चुका है, मेरा लड़का भी विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ, मेरी औरत भी विकलांग है और हमारी पेंशन भी आती है तो कोई दूसरा निकाल लेता है। मैं कलेक्टर ऑफिस में 4 आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही आज तक। पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार पहुंचाने की बात की है, तो वहीं कलेक्टर ने आवेदक की बात सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का हाल ये वीडियो बयां कर रहा है। तस्वीरें जशपुर से आई है और इसमें दिख रहा शख्स कोई चपरासी या कोई कर्मचारी नहीं है, बल्कि स्कूल का प्रधान शिक्षक है जो शराब के नशे में धुत है। इसने स्कूल को ही अपना घर बना लिया। वो स्कूल में ही शराब पीता है और वहीं पर सोता भी है। उसका बिस्तर, तकिया, कंबल सब स्कूल में ही रहता है। कभी कभी वो शराब के नशे में इतना धुत रहता है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधान शिक्षक यूं नशे में दिखा है। बच्चे बताते हैं कि मास्टर जी का ये रोज का रूटीन है। अब शिक्षक के इस करतूत से स्कूल के छात्र परेशान हैं। इससे न केवल उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि उन पर इसका गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। अब जब स्कूल के टीचर की हालत ऐसी है तो बच्चों के भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बेबसी, लाचारी जैसे शब्द इस तस्वीर को बताने के लिए काफी है, जो हेल्थ सिस्टम की पोल पट्टी खोल रहा है। तस्वीरें हैं पन्ना से और तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स महिला का पति है और पास में खड़ा मासूम महिला का बेटा है, जिसकी मां बीमार है। बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए पति ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन जब एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, तब बीमारी से तड़पती पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के लिए पति ने ठेले का सहारा लिया। ठेले के सहारे पति अपनी पत्नी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। पत्नी को हाथ ठेले पर जाने की ये तस्वीरें जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेनकाब करती नजर आ रही है। पहाड़ की चुनौतियां झेलना सबके बस की बात नहीं। यहाँ अच्छों के हौसले हवा हो जाते हैं और बात जब पहाड़ के रास्तों की हो तो फिर जिंदगी पहाड़ जैसी ही लगती है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। बागेश्वर से आई इस तस्वीर ने एक बार फिर उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बागेश्वर जिले के लास्ट गांव बोर बलड़ा का है, जहां एक बीमार बुजुर्ग महिला को उसके परिजनों ने डोली से 20 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों से लाया और फिर सड़क से लगभग 80 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल बागेश्वर लेकर पहुंचे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांव के लोग बुजुर्ग महिला को डोली के सहारे खड़े रास्तों से पैदल चलकर सड़क तक लाते नजर आ रहे हैं और जल्द से जल्द गांव तक सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं।
आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में छूटते पुलिस वालों के पसीने। तस्वीरें दौसा से आई है, जहां एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मांग को रखी। दरअसल जामा गांव की रहने वाली महिला को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। यहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि महिला को रेफर का समय करीब 6 बजे दिखाया गया है, लेकिन उसे करीब 8 बजे रेफर किया गया था। ऐसे में महिला की मौत अस्पताल में ही हो गई। श्रीमती लाली देवी बैरवा, ये इलाका थाना कोलवा की रहने वाली है और वर्तमान में डोरिया कॉलोनी दौसा में रह रही है। और यहाँ पर इलाज के दौरान इलाज किया और इसको रेफर किया डॉक्टर पे, और रास्ते में कोई जटवाड़ा के आसपास है, ये जो लाली देवी है इसकी मृत्यु हो गई थी। जो उसी एम्बुलेंस से सीधा यहाँ राजकीय चिकित्सालय दौसा हॉस्पिटल में बॉडी ले आए थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने बॉडी को राजकीय चिकित्सालय दौसा के मुर्दाघर में रखवा दिया।